हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो पीजी का सिलेबस चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्लीप की इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाट इज़ स्लीप, नेचर ऑफ स्लीप, टाइप्स ऑफ स्लीप, थ्योरीज ऑफ स्लीप, और आज हम जो करेंगे इसका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्लीप करेंगे। तो मैंने आप पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस को सुन रहा है या फिर इन फ्यूचर मेरी वीडियो को सुनेंगे तो प्लीज़ वो अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस ना करें। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करोगे तो आपका शॉर्ट टर्म गोल अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि बायोलॉजी ऑफ स्लीप की, हमारी स्लीप का बायोलॉजी बेस क्या है, कि ब्रेन का कौन सा एरिया स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम करेंगे रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस का हमारी स्लीप में क्या रोल है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक SCN नाम का एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये एक तरह का इंटरनल क्लॉक होता है। जैसे हमारी घड़ी है जो हमें टाइम बताती है कि टाइम हमारा 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, वैसे ही SCN क्या है, हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक है। ये क्या काम करती है, ये हमें ये बताती है कि कब उठना है, कब सोना है और कब हमें काम करना है। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। एक ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। फर्स्ट क्या करता है, ये इंटरनल क्लॉक है। तो यहाँ बताते हैं कि वर्क ऑफ SCN एज ए इंटरनल क्लॉक, की इंटरनल क्लॉक के रूप में ये कैसे काम करती है। ये क्या करती है, टेल पीपल व्हेन टू वेक अप। ये हमें बताती है कि हमें कब उठना है एंड व्हेन टू फॉल अस्लीप, और हमें कब सोना है। जैसे हम अपने टाइम को देखकर ये बताते हैं कि अब हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम है, अब हमारी लंच का टाइम है और अब हमारी डिनर का टाइम है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के लिए हमारा इंटरनल क्लॉक कौन है, जो हमें ये बताएगा कि अब उठने का टाइम है, अब आपके सोने का टाइम है। तो क्या है, SCN। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट के अकॉर्डिंग भी और आपके PhD के एंट्रेंस के अकॉर्डिंग भी। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लिया है कि उनको अपनी इन फ्यूचर क्या करना है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरी हर वीडियोस को, हर टॉपिक को अच्छे से ध्यान से सुनें, क्योंकि यहाँ से आपका जो 50% सिलेबस है नेट का और जो PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो यहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो 50% सिलेबस आपका बचता है वो आपके नेट के सिलेबस में है। तो मैं जल्दी ही ये सब कुछ साथ साथ सीरीज लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ इन सब के लिए मेरे साथ बने रहें। अब देखिए क्या होता है कि हमें कब उठना और कब जगना है। इसके लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक पीनियल नाम की ग्लैंड होती है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका साइज एक मटर के दाने के जैसा होता है, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है साइज, ये मटर का दाना है, इतने दाने के समान होती है। और ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, एक मेलाटोनिन नामक का हार्मोन होता है कि ये हमारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक हार्मोन को रिलीज़ करती है या फिर सीक्रेट करती है। मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन हमारा सीक्रेट होगा हमें उतनी ही नींद आएगी, और जितना ये कम सीक्रेट होगा उतना ही हम जागेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। तो मेनली कॉमन बात क्या है कि जो हम नींद आती है तो मेलाटोनिन की वजह से आती है। तो मेलाटोनिन कब रिलीज़ होगा, रात के टाइम पर रिलीज़ होगा, जब सूर्य छिपने लग जाएगा और अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम ये हार्मोन रिलीज़ होता है। और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है तो वहाँ से क्या है कि सूर्य की रोशनी आने लग जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा मेलाटोनिन स्टॉप हो जाता है। तो ये SCN पीनियल ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि अब डे लाइट फेड्स हो गई हैं, तो आपका क्या काम है, आप मेलाटोनिन को सीक्रेट करें, यानी कि मेलाटोनिन को आप रिलीज़ करें, ताकि जो भी व्यक्ति है वो अपनी नींद की अवस्था में आ जाए। और जैसे ही लाइट हो जाएंगी, सूर्य निकल आएगा, लाइटें उसके सामने आ जाएंगी, तो क्या बोलेगा ये कि अब आप मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब दिन का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर उसका वेकअप का समय है कि अब उस बंदे को यहाँ पर उठना है। क्लियर है कि हमारी इंटरनल क्लॉक क्या होती है, SCN होती है, जो हमारी बॉडी को ये बताती है कि हमें कब उठना और कब सोना है। मेनली 2 तरह के काम करती है, एज ए इंटरनल क्लॉक एंड सेकंड है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो ये बता दिया है मैंने। मेनली ये हमारा कहाँ बनता है, SCN हमारी हाइपोथैलेमस के अंदर होता है ये।
और ये एसियन क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप सीक्रेट करें है मेलाटोनिन हार्मोन, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा मात्रा में ये रिलीज़ होगा हमें उतनी ही अधिक नींद आएगी, और जितना कम रिलीज़ होगा उतने ही हम अपनी जागृत अवस्था में रहेंगे। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो नींद की पिल्स खरीदते हैं, गोलियां खरीदते हैं, एज ए सप्लीमेंट्री उसको यूज़ करते हैं। जैसे जिनको इंसोम्निया होता है, जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन में होते हैं, तो उनका ब्रेन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पाता, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मेलाटोनिन नाम की एक सप्लीमेंट लेते हैं ताकि उनका मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो और उनको नींद आ जाए। तो ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं और यही बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है उनमें क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, और वो इस चीज़ के लिए एक सप्लीमेंट्री यानी कि कुछ गोलियां लेती हैं, जिससे क्या होता है, उनका मेलाटोनिन बनने लग जाता है, ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है और उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। मेनली मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स को कब यूज करेंगे, जब व्यक्ति को जेट लैग हो जाएगा। जेट लैग का मतलब है कि जो हमारी सर्कैडियन राइम होती है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जब मैंने स्लीप का नेचर करवाया था, स्लीप का मीनिंग करवाया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो हमारी स्लीप का बायोलॉजिकल बेस है वो हमारी सर्कैडियन राइम होती है। यह राइम हमें क्या बताती है, ये हमारी नींद की स्टेज को फिक्स करती है कि अब आपको सोना है, इतने घंटे सोना है। तो मेलाटोनिन सप्लीमेंट को हम कब यूज़ करेंगे, जब जेट लैग्स हो जाएगा, यानी कि जब हमारी सर्कैडियन राइम डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये किन कारणों से हो सकती है, मेनली 2 कारण हैं इसके। बाय ट्रैवलिंग टू अनदर टाइम जोन, जब हम अपने टाइम जोन से निकलकर सेकंड टाइम जोन में जाते हैं तब हमारी क्या होती है, हमारी सर्कैडियन राइम ख़राब हो जाती है। मान लीजिए जैसे हमारा इंडिया का टाइम जोन है 24 आवर्स का है, एक हमारा होता है अमेरिका। वहाँ क्या होता है कि जब अमेरिका में डे होता है, इंडिया में नाइट होती है, और जब यहाँ डे होगा तो यहाँ पर नाइट होगी। तो मेनली जब हम इंडिया से जब दूसरे देशों में जाते हैं जिनका टाइम जोन हमारे इंडिया के टाइम जोन से अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे इंडियन लोगों की जो वहाँ जाते हैं या फिर जो अमेरिका से लोग इंडिया में आते हैं तो उनकी सर्कैडियन टाइम ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइम जोन। क्योंकि जो टाइम हमारे इंडिया में सोने का है वो अमेरिका में जगह रहने का टाइम है, और जो टाइम अमेरिका में सोने का वो इंडिया में जगह रहने का है। तो जो लोग इन टाइम जोन से एक दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं तो उन व्यक्तियों में सर्कैडियन टाइम गड़बड़ा जाती है। सेकंड होता है ड्यू टू शिफ्ट वर्क, जब उनके काम को शिफ्ट कर दिया जाए। मान लो कई वर्कर्स होते हैं, कंपनी वर्कर्स हैं, तो कंपनी में क्या है, डे नाइट शिफ्ट वर्क चलता रहता है, डे एंड नाइट का वर्क चलता है। तो कई बार क्या होता है कि जो कर्मचारी डे में काम करते हैं उनको डे से रेस्ट दिया जाता है, उनको नाइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि जो व्यक्ति डे में काम करते थे, नाइट में तो वो सोते थे, वो स्लीप लेते थे पूरी अपनी, बट अब क्या हुआ कि उनको दिन की बजाय रात में काम करने के लिए बुलाया गया है। तो अब डे में वो कैसे सो पाएंगे, बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, क्योंकि जो उसका मेलाटोनिन हार्मोन है वो तो अंधेरे में ही रिलीज होगा। डे में तो वो उसको जगह रहने के लिए ही ऑर्डर देगा कि आपको जगना है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। जो आपकी SCN है, जो आपकी इंटरनल क्लॉक है, वो पीनियल ग्लैंड को कोई ऑर्डर ही नहीं दे रही है कि वो मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करे। तो क्या हो गया, उस व्यक्ति की सर्कैडियन टाइम गड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि उसका जो काम का शिफ्ट था वो डे था, लेकिन उसको नाइट में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब यहाँ आकर उसकी सर्कैडियन टाइम गड़बड़ा जाती है। तो क्या होता है, मान लो इसको 1 महीने के लिए नाइट में शिफ्ट कर दिया, तो क्या वो 1 महीना सो नहीं पाएगा? अगर वो सो नहीं पाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसके फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस शिफ्ट वर्क को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का सहारा लेगा, ताकि जो दिन में उसको सोना है उसके लिए उसका हार्मोन रिलीज हो जाए और नाइट में वो काम कर सके। इज दैट क्लियर है आपको कि क्या होता है जेट लैग डिजीज? सेकंड है शिफ्ट वर्क इंक्रीज्ड। जब शिफ्ट वर्क बना दिया जाता है तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होती है, एक्सीडेंट रेट्स बढ़ जाते हैं, लोअर प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता वो कम हो जाती है, एंड इंक्रीज अब्सेंस फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दिन में काम करते थे अब उनको रात में काम करने के बुलाया गया है। तो क्या रीज़न है कि उन व्यक्तियों की नींद पूरी नहीं हो पाई, वो बीमार रहने लग गए,
तो क्या है, उनकी जो वर्क से अपसेंट ज़्यादा आने लगी क्योंकि उन्होंने छुट्टियाँ ली, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्लियर है आपको कि जेट लैग क्या होता है, मेलाटोनिन क्या है, SCN क्या है और ये कैसे कैसे काम करता है। दूसरा हार्मोन इसमें है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन भी हमारा क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन की तरह ही एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी यानी कि दोनों तरह से काम करता है। एक्साइटेटरी भी करता है और हमारे इनहिबिट भी करता है। प्रोमोटेड स्लीपीनेस, प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग वेकफुलनेस। वेकफुलनेस कि जब हम जगे हुए होते हैं, जब हम जागते हैं तो उस समय ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जो क्या करते हैं, हमें एक्टिव रहने के लिए काम देते हैं। लेस एक्टिव ड्यूरिंग डीप स्लीप। डीप स्लीप मीन्स रैम स्लीप। ये मैंने आपको स्टेजेस ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम में करवाया है कि ड्यूरिंग हमारी जो डीप स्लीप है वो कहाँ होती है, वो हमारी रैम स्लीप में होती है। हमारी स्लो वेव स्लीप कहाँ होती है, वो नॉन रैम में होती है। तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो पहले स्लीप की आई है उनको देखें, उसके बाद ही आपको ये सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में आएगा। रिलेटिवली इनएक्टिव ड्यूरिंग टाइप्स ऑफ स्लीप। जब हम स्लीप के टाइप्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी सेरोटोनिन क्या रहता है, एक तरह से रिलेटिवली इनएक्टिव ही रहता है। अब है जो हमारा SCN का सेकंड काम था कि एज अ वर्क ऑफ कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट था ये इंटरनल क्लॉक के रूप में काम करता है, सेकंड हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। मेनली जब पीपल अलर्ट होते हैं, द मोर अलर्ट पीपल, जो लोग अलर्ट हैं, द हायर द बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा। सिंपल सी बात है, जब हम सो नहीं रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर मोस्टली हाई ही रहता है। When people asleep, जब लोग सो जाते हैं, व्यक्ति सो जाते हैं, द लोवेस्ट द बॉडी टेम्परेचर, कि उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, उस टाइम उनमें तापमान बढ़ता नहीं है, बिल्कुल लो हो जाता है। इन स्टडीज़ भी काफ़ी हुई हैं जिसमें ये पता चला है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली इवन द एब्सेंस ऑफ लाइट, कि जब हम लाइट में नहीं होते, जब हम प्रकाश में नहीं होते हैं, तो बेसिकली जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार कम होता चला जाता है। एज बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्ड, जब जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, स्लीप बिगिन, हमारी नींद शुरू हो जाएगी, एंड बॉडी टेम्परेचर सपोर्ट इन द रेगुलेशन ऑफ स्लीप, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो लो हो गया वो क्या करेगा, हमारी स्लीप को रेगुलर करेगा, रेगुलेशन करेगा कि हमें अब सोना है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, और ये जो हमारा टेम्परेचर लो हो गया है, ये क्या करेगा, हमारी स्लीप को रेगुलेशन करेगा। क्लियर है आपको कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक SCN नाम का एक न्यूक्लियस होता है, वो क्या काम करता है, वो दो तरीके से काम करता है। फर्स्टली वो इंटरनल क्लॉक का काम करता है, सेकेंड वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इंटरनल क्लॉक में कैसे काम करेगा कि कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, और मेनली ये किसको ऑर्डर देगा, पीनियल ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि हाँ अब रात हो चुकी है, अंधेरा छाने वाला है, तो आप अपने मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो व्यक्ति सोने वाला है उसको सोने में हेल्प मिल सके। और जैसे ही अंधेरा कम हो जाएगा, रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, जब SCN क्या ऑर्डर देगा पीनियल ग्लैंड को कि अब आप अपना मेलाटोनिन हार्मोन को स्टॉप कर लें, क्योंकि अब व्यक्ति के उठने का टाइम हो गया है। तो ऐसे ही एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन भी होता है, वो एक्साइटेटरी इफेक्ट भी डालता है और इनहिबिटरी इफेक्ट भी डालता है। जब हम वेकफुल होते हैं, जब हम जागते हैं, उस समय हमारा सेरोटोनिन हार्मोन काम करता है, और जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है वो डीप स्लीप में काम नहीं करेगा, वो हमारी स्लीप की स्टेज में इनएक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लीप है वहाँ तो मेलाटोनिन ने काम कर दिया, और जब हम जागेंगे, जब हम वेकफुल रहेंगे, वहाँ हमारे सेरोटोनिन ने काम कर दिया। क्लियर है? और अब यहाँ बताया गया है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको भी कंट्रोल SCN करता है। कैसे करता है? जब हम जागते हैं तो हमारा टेम्परेचर हाई होता है, बट जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो हमें क्या आएगी, हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है वो क्या काम करेगा, वो हमारी स्लीप को रेगुलर करेगा, कि उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। उस व्यक्ति को पूरा रात सोना है तो उसको सोने के लिए ही सहायता देगा। क्लियर है आपको कि क्या क्या काम होते हैं। अब नॉन रैम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी स्लो वेव स्लीप होती हैं, ये स्लीप क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्टेजेस थी 5, उसकी जो फर्स्ट
टू 4 स्टेज थी वो हमारी नॉन रैम की स्लीप थी। उसको आप लोगों को पढ़ना है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्लीप के टाइप्स बताए थे कि नॉन रैम स्लीप क्या होती है, रैम स्लीप क्या होती है। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें और अपने इस टॉपिक को क्लियर करें। अब जो नॉन रैम स्लीप होती है, जो हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, जहाँ पर हमारे ड्रीम्स नहीं बनते, अगर हम यहाँ सो जाते हैं और कोई हमें उठाता है तो हम जल्दी ही उठ जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में हमारी थीटा वेव्स बनती हैं और थीटा वेव्स में हम उठना आसान हो जाता है और बीटा वेव्स में उठना आसान हो जाता है। लेकिन जब हमारी डेल्टा स्लीप बन जाती हैं, यानी कि डेल्टा वेव बन जाती हैं, तब व्यक्ति को अगर हम उठाते हैं तो वो उठ ही नहीं पाएगा। तो प्लीज़ इन सब की जानकारी के लिए आप मेरी इस लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। जो हमारा फोर ब्रेन है और जो मेडुला है, यानी कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, फोर ब्रेन एंड मेडुला, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये हमारी नॉन रैम स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एक स्टडी की गई थी 1946 में, नाउटा ने स्टडी की थी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था अगर हमारे बेसल फोरब्रेन रीजन, यानी कि फोर ब्रेन के बेसल फोरब्रेन रीजन अगर इस एरिया को डैमेज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को इंसोमिनिया हो जाता है, यानी कि उसको अनिद्रा, नींद नहीं आती, ये उसको डिजीज हो जाती है। ये स्टडी उन्होंने रैट्स पे करके दिखाई थी। जब रैट्स के बेसल फोरब्रेन रीजन को लेजन कर दिया गया था या फिर उसको निकाल दिया गया था या डैमेज कर दिया गया था तो रैट्स में इंसोमिनिया हो जाता था, उनको अनिद्रा का रोग हो जाता था, उनको नींद नहीं आती थी। क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ दोबारा से मेरी वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अच्छे से बोथ लैंग्वेज में समझाया है। हर छोटे से छोटा पॉइंट पे मैंने उसको विस्तृत करके बताया है आपको, तो प्लीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब है आपका रैम स्लीप, हमारी रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी डीप स्लीप होती है, जिसमें हमें सपने आते हैं। जो हमारी नींद की 5वीं स्टेज होती है वो हमारे रैम स्लीप की स्टेज होती है। इसमें हमारे बीटा वेव्स बनती हैं और लगातार हमें सपने आते रहते हैं और हमारी टोटल नींद का ये कोई सिर्फ 10 या 20% हिस्सा ही है। और जो हमारी रैम स्लीप है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए POG वेव्स, कि जब हमें नींद जैसे हम नॉन रैम स्लीप में हैं, हमारी 4 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हमें 5वीं स्टेज में एंट्री करनी है, तो क्या साइन मिलेगा ब्रेन को? वो साइन POG वेव्स ब्रेन को एक साइन देगी कि हाँ अब हमारी नींद रैम स्लीप में जा रही है। यानी कि यहाँ से जो वेव्स उत्पन्न होंगी, जो तरंगे उत्पन्न होंगी, वो तरंगे क्या इन्फॉर्मेशन देंगी कि व्यक्ति नॉन रैम से अब रैम स्लीप में जा रहा है। तो POG क्या होता है? पोन्स, सिंगुलेट एंड ओसिपिटल वेव्स, कि हमारा पोन्स, हमारे ब्रेन का पोन्स का हिस्सा, सिंगुलेट गाइरस का हिस्सा और हमारा ओसिपिटल का हिस्सा, ये क्या करती हैं? इन तीनों एरियाज में एक वेव बनती है और ये वेव ये बताती है कि अब व्यक्ति नॉन रैम से रैम स्लीप में जा रहा है। अब ये देखिए, जब यहाँ पर एक वेव उत्पन्न होगी तब क्या होगा? एसिटिकोलाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है? एक एसिटिकोलाइन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोन मैंने पीछे बताया था और आज भी बता रही हूँ, ये एक एक्साइटेटरी इफेक्ट डालता है, यानी कि हर चीज़ को बढ़ाता है। जैसे जैसे जितनी जितनी मात्रा में बढ़ता चला जाएगा उतने ही मात्रा में जो चीज़ें इसके सामने आएंगी उनको भी ये बढ़ाता चला जाएगा, यानी कि उनको एक्साइट करेगा, उनको बढ़ाएगा। जैसे ही एसिटिकोलाइन यहाँ पर निकलेगा, ये क्या करेगा? एसिटिकोलाइनजेरिक साइनेप्स का निर्माण करेगा। उससे क्या होगा? जो रैम स्लीप है वो बढ़ जाएगी, व्यक्ति बहुत अच्छे से रैम स्लीप में रिलैक्स कर पाएगा। अब देखिए, रैम स्लीप में ACH यानी कि एसिटिकोलाइन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। बट इन नॉन रैम स्लीप उसमें ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये स्लो वेव स्लीप है, इसको बोलते हैं SWS, स्लो वेव स्लीप, और रैम स्लीप हमारी क्या है? ये हमारी डीप स्लीप है। तो डीप स्लीप जब हमें आएगी तो एसिटिकोलाइन तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिटिकोलाइन का काम क्या है कि जो भी इसके रास्ते में आएगा ये उस चीज़ को बढ़ा देगा। अब नॉन रैम स्लीप आई है और वहाँ पर इसको नींद आ रही है, तो यहाँ से एसिटिकोलाइनजेरिक साइनेप्स इंक्रीज होंगे और हमारी डीप स्लीप बढ़ जाएगी। और नॉन रैम में क्या, हमें नींद कम आ रही है, हमें नींद अच्छे से आई नहीं, तो वहाँ पर क्या करेगा? ये उसको कम कर देगा। अब जो मैं बताऊंगी ये है कि हमारा एक पाथवे है, जो ये पाथवे कैसे कैसे बनेगा।
एसिटिकोलाइनजेरिक पाथवे हमारा एक पाथवे होता है। मान लो ये हमारा ये पाथवे है एसिटिकोलाइनजेरिक का। अब यहाँ के इसके बाद एक गेट आता है, ये गेट मान लो आप ये गेट है, और ये गेट क्या है, डोर्सोलेटरल पोन्स, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास पोन्स हैं, फिर हमारा सिंगुलेट गायरस है जी, फिर हमारा फिर ओसिपिटल है। अब देखिए ये पाथवे है, इस पाथवे के सामने एक गेट है, इस गेट में कौन बैठा है, इस गेट में डोर्सोलेटरल पोन्स बैठा हुआ है, और इसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पीपीटी एंड एलडीटी। पीपीटी और एलडीटी मिलेंगे, ये दोनों क्या करते हैं, हमारी स्लीप साइकिल से रिलेटेड होती हैं। जो हमारी स्लीप साइकिल आती है बनती है उसमें इन दोनों का पूरा ही पार्ट होता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारा आरए क्या है आपका, रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम से संबंधित होते हैं। और ये दोनों तरह के न्यूरॉन्स या न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, हमारे बोथ स्लीप साइकिल से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए पीपीटी क्या है, पेंडोन्यूक्लियोपोटामाइन टिगमेंटल न्यूक्लियस या न्यूरॉन, और एलडीटी क्या है, लेट्रोडोर्सल टेगमेंटम न्यूक्लियस न्यूरॉन। ये दोनों ही न्यूरॉन्स हैं, इनको न्यूक्लियस भी बोला जाता है, इनको न्यूरॉन भी बोला जाता है। अब इसके आगे मैं बताऊंगी कैसे कैसे काम करेगा। ये दोनों ही न्यूरॉन क्या करेंगे, जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, जब यहाँ से निकल कर इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी, दोनों ही न्यूरॉन क्या करेंगे, RAS को उत्तेजित कर देंगे, क्योंकि ये RAS का हिस्सा है, और ये बता देंगे कि जो रैम स्लीप के लिए जो तरंगे आ रही है वो तरंगे आ रही हैं, तो ये यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, और रैम स्लीप के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनको दे देंगे। पोन्स में जाएंगी इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद हमारे जिंगुलेट में जाएंगे, फिर हमारे ओसिपिटल में जाएंगी। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर एक तंत्रिका आवेग यानी कि न्यूरल इम्पल्स को भेज देते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ अब व्यक्ति रैम स्लीप में आ चुका है। अब देखिए जो ये है हमारा पीपीटी और एलडीटी, ये किस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि RAS का सिस्टम का तो पार्ट है, लेकिन इसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे पीपीटी एंड एलडीटी कहाँ कहाँ से संबंधित होते हैं, हमारे फोरब्रेन से, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, बेसल फोरब्रेन रीजन, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड विजुअल फंक्शंस। ये हमारे सारे हिस्से किसके अंदर आ जाते हैं, किन कौन कवर करता है इनको, पीपीटी और एलडीटी। और दोनों ही क्या करते हैं, हमारे स्लीप साइकिल के लिए जिम्मेवार है। जो हमारा स्लीप साइकिल बनता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हमारे जो रैम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक साइन होता है, वो साइन ये दे देते हैं कि व्यक्ति नॉन रैम से रैम स्लीप में आ चुका है। अब यहाँ से ये चीज़ें होती हैं कि मान लो कई बार जो गेट मैंने बताया था, यानी कि ये डोर्सल रूट का गेट है, इसके बाद हमारा पोन्स है, फिर हमारा सिंगुलेट गायरस है, और फिर हमारा ओसिपिटल लोब है। अब जब यहाँ पर रुकावट आ जाएगी, मान लो हमारा ACH नहीं बना इसके अंदर, यहाँ पर रुकावट आ गई तो मैसेज आगे पास ऑन नहीं हुआ ना, तो व्यक्ति क्या रहेगा, रैम स्लीप में जा ही नहीं पाएगा, वो व्यक्ति नॉन रैम स्लीप के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से रुकावट हो जाती है, तो हमारा क्या होता है, रैम स्लीप में इन्वर्जन आ जाता है। इसमें दो तरीके से इन्वर्जन आता है, एक तो राफे न्यूक्लियस से आता है, और एक हमारा लोकस कोरोकुलस से आता है। राफे न्यूक्लियस का सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन नाम का एक कोई न्यूरॉन होता है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट का मतलब क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको बंद कर देती है, उसको रोक लेती है, आगे पास होने ही नहीं देती। अगर मान लो आपको घर के अंदर एंट्री करनी है और वो गेट खुल नहीं रही, तो आप क्या होगे, इनहिबिट हो जाओगे, अंदर जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन का पाथवे है, यहाँ पर रुकावट आ जाती है। रुकावट कौन उत्पन्न करता है, राफे न्यूक्लाई का सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा लोकस कोरोकुलस का नोडोर्सलेटर्जिक न्यूरॉन। दोनों ही क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे पास नहीं होने देते। वही बात अगर आपको घर के अंदर एंट्री करनी है और डोर बंद खुल नहीं रहा, तो आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे और आप इनहिबिट हो जाओगे। तो क्लियर है आपको कि जब हमारी रैम स्लीप नहीं आती व्यक्तियों को, जिनको जो सिर्फ नॉन रैम में ही अपना नींद पूरी कर लेती हैं, जैसे मान लो जब बुजुर्ग लोग व्यक्ति होते हैं उनको रैम स्लीप नहीं आती है, वे नॉन रैम के अंदर ही रहते हैं, तो वहाँ रुकावट कौन पैदा करता है, राफे न्यूक्लियाई और लोकस कोरुकुलस रुकावट पैदा कर देते हैं। अब राफे न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारे पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला और रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम
के बीच में पाया जाता है। इसके साथ क्या होता है कि जो हमारा लोकस कोरिकुलस है ये कहाँ होता है, हमारे पोन्स के 4th वेंट्रिकुलर के रोस्ट्रल एंड में पाया जाता है। क्योंकि राफी न्यूक्लियस कहाँ था, हमारा पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला और RAS यानी कि रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बीच में राफी न्यूक्लियस पाया गया था। राफी न्यूक्लियस में क्या होता है, सेरोटोनिक न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन क्या करता है, डोर्सल रूट को रोक देता है, इन्फॉर्मेशन को आगे पास आउट नहीं होने देता। जो POG तरंगे हैं, POG वेव्स हैं, वो यहीं की यहीं रुक जाती हैं, आगे पास नहीं होती। तो व्यक्ति को क्या है, रैम स्लिप नहीं आएगी, सपने नहीं आएंगे, वो नॉन रैम के अंदर ही रहेंगी। दूसरा कौन रिकॉर्ड उत्पन्न करता है, लोकस कोरिकुलस। लोकस कोरिकुलस कहाँ होता है, हमारा पोन्स के 4th वेंट्रिकुलर के रोस्ट्रल एंड में होता है। पोन्स के 4th वेंट्रिकुलर के रोस्ट्रल एंड में होता है। ये क्या उत्पन्न करता है, क्या सीक्रेट करता है, नॉर एंड्रोजेनिक न्यूरॉन उत्पन्न करता है। ये न्यूरॉन भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि इस पाथवे को इनहिबिट कर देगा, इस गेट को खोलने ही नहीं देगा। तो POG तरंगें यहाँ पास नहीं हो पाएंगी और व्यक्ति रैम स्लिप में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से हमारे रैम स्लिप को कौन इन्वर्जन करेगा, ये चीज़ें इन्वर्जन करेंगी। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि रैम स्लिप कैसे कैसे आएगी, नॉन रैम स्लिप क्या आएगी, हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन सी स्लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लीज़ इसके लिए आपको ब्रेन भी पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन के पार्ट भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि हाँ मुझे सारे याद, जैसे फोर ब्रेन कहाँ पर होता है, थैलेमस कहाँ है, थैलेमस का मेन काम क्या है। जैसे मेमोरी में भी थैलेमस का काम है, मोटिवेशन में भी थैलेमस का काम है। जैसे एज ए रिलेस्टेशन हमारा थैलेमस काम करता है। बेसल गैंग्लिया कहाँ है, इसका मेन कार्य क्या होता है। बेसल फोरब्रेन रीजन कहाँ है, क्या काम करता है। हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है, हिप्पोकैम्पस मेनली आपका LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम करता है, जहाँ पर आपकी मेमोरी फॉर्म होती है, यहाँ पे आपके एपिसोड फॉर्म होते हैं। सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या काम करता है, विजुअल फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो जो आपका PPT और LDT था ये कहाँ मिले थे आपको, ये आपके जो एसिटिकोलाइन्यूरोजेनिक पाथवे है वहाँ के अंदर जो एक डोर्सल वेंट्रल रूम का जो एक केंद्र बना हुआ है उसके अंदर ये दोनों PPT और LDT होते हैं। ये दोनों ही न्यूरॉन क्या करते हैं, जो POG की तरंगें आती हैं उन तरंगों को इन सारे हिस्सों में पास ऑन कर देते हैं और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जो ब्रेन को ये बताती है, ये साइन देती है कि यह व्यक्ति नॉन रैम से रैम स्लिप में आ गया है। बट फिर क्या होता है कि कुछ बाधा भी तो उत्पन्न करते हैं, कुछ रुकावट भी तो उत्पन्न करेंगे। उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, राफे न्यूक्लियाई और लोकस कोरिकुलस। ये दोनों ही क्या करते हैं, इनहिबिट का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन नहीं होने देते और वहाँ से क्या करते हैं, POG तरंगें उसकी पार नहीं हो पाती। व्यक्ति नॉन रैम स्लिप में ही रहता, रैम स्लिप में वो नहीं जा पाता, उसको ड्रीम नहीं आते। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है स्लो वेव स्लीप, हमारी कूलनेस के लिए कि जो हमारे ब्रेन है उसको ठंडक कौन पहुँचाती हैं, उसको स्लो वेव स्लीप क्या करती हैं, ठंडक पहुँचाती हैं। ये नॉन रैम स्लीप में काम करती हैं और साथ ही क्या करती है, ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाता है। डीप स्लीप क्या काम करती है, ये हमारे ब्रेन को गर्माहट पहुँचाती हैं। ये रैम स्लीप के अंदर होती हैं। जब गर्माहट आती है तो क्या होता है, हमें डीप स्लीप आ जाती है। अब इसके अंदर एक VLPA नाम का कुछ एरिया होता है जिसको वेंट्रोलेटरल प्रोपेटिक एरिया बोलते हैं। इस एरिया के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन के कुछ सेंसर्स होते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर वो ठंडा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक बैलेंस लेकर आते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर एक थर्मोसेंसर नाम के कुछ सेंसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही शरीर गर्म हो जाता है तो वहाँ से एक सेंस उत्पन्न होती है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आती है कि ब्रेन गर्म हो गया है। तो यहाँ से प्रीपोटिक एरिया होता है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आता है कि हाँ अब हमारे ब्रेन में गर्माहट हो गई है, व्यक्ति नॉन रैम से रैम स्लीप में जाने वाला है। तो व्यक्ति यहाँ पर असलीप यानी कि वो सो जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी स्लीप के लिए कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्टिंग में SCN मैंने आपको करवाया था। SCN का क्या काम है, इंटरनल क्लॉक की तरह काम करता है। उसमें हमारा वो पीनियल ग्लैंड को एक इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि ऑर्डर देता है कि मेलाटोनिन हार्मोन को आप रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि व्यक्ति सोने वाला है। अब जो अंधेरा है वो छा रहा है, रोशनी कम हो गई है और जैसे ही रोशनी हो जाती है, अंधेरा कम हो जाता है, तो उसको ऑर्डर देता है कि आप मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि अब उसके उठने का टाइम हो गया है। साथ ही क्या काम करता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है कि अब बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई है या ज़्यादा लो है तो उसको एक मीडियम
में बनाकर रखता है। तो इसमें जो आपका नींद स्लीप का बायोलॉजिकल बेसिस है वो कंप्लीट हो गया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अटेंशन और अराउजल के बायोलॉजिकल बेसिस को पढ़ेंगे। आई थिंक आपको स्लीप समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो प्लीज़ इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो भेज रखी हैं आपको स्लीप की, वो पढ़ें। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो ही आपको स्लीप के जो कंसेप्ट है क्लियर होंगे। इसलिए आपको पहली 2 वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको स्लीप के बारे में पता चलेगा कि स्लीप क्या होती है, स्लीप की स्टेजेस क्या होती हैं, स्लीप के टाइप क्या हैं, क्या थ्योरीज हैं कि हम नींद लोग सोते क्यों थे और कि एक व्यक्ति को कितने घंटे दिन में सोना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।